एसिड बेस बैलेंस पढ़ने आए हो, डेफिनेटली कुछ नया सीख कर जाओगे. सो वेलकम टू मेडक्यू लेक्चर. In previous video, we have already seen about the acid-base buffer system, acid-base imbalance जैसे कि respiratory acidosis, respiratory alkalosis. हमने ये सारा चीज ऑलरेडी पढ़ लिया है. अगर आप नहीं देखे हो तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हो. सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. अब ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि एसिडोसिस एल्कलोसिस क्या होता है, बट फिर भी हम फटाफट एक बार रिव्यू कर लेते हैं. ओके, सो मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. एसिडोसिस मतलब जब पीएच जो है लेस देन 7.35 हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं एसिडोसिस. अगर पीएच जो है वो मोर देन 7.45 है तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एल्कलोसिस. अब यहाँ पे रेस्पिरेटरी कब बोलोगे और मेटाबॉलिक कब बोलोगे? तो रेस्पिरेटरी का मेन जो कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा CO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो CO2 जो है वो रेस्पिरेटरी इंडिकेटर है. आपको CO2 में चेंजेस नजर आ रहा है जिसकी वजह से पीएच में इंबैलेंस हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे या तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस. वही जो हमारा मेटाबॉलिक कंपोनेंट होता है, मेटाबॉलिक कंपोनेंट इज अ बाइकार्बोनेट, कि अगर आपको पेशेंट की बॉडी के अंदर में बाइकार्बोनेट के लेवल में चेंजेस देखने को मिल रहा है ना, कि बाइकार्बोनेट का लेवल चेंज है, उसकी वजह से पीएच में चेंजेस आ रहा है, आइदर एसिडोसिस या तो एल्कलोसिस, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. तो आज हम यही देखने वाले हैं, व्हाट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस. मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है? एसिडोसिस का मतलब क्या होता है? डिक्रीज पीएच लेस देन 7.35. ओके, पीएच का लेवल जो है नॉर्मल इज 7.35 टू 7.45. 7.35 से अगर लेस हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिडोसिस. बट एज अ रिजल्ट ऑफ द रिटेंशन ऑफ एसिड और द डिक्रीजिंग ऑफ द बाइकार्बोनेट लेवल इन द ब्लड प्लाज्मा, बाइकार्बोनेट का जो लेवल है नॉर्मल इज 22 टू 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. अगर बाइकार्बोनेट का लेवल यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि पीएच जो है वो भी ड्रॉप हो गया है और यहाँ पे क्या कॉज कर रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज कर रहा है. तो इसको एक निमोनिक से हम याद रखे थे. अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो यहाँ पे निमोनिक क्या था हमारा, रोम. तो यहाँ पे निमोनिक क्या था हमारा, रोम. रेस्पिरेटरी अपोजिट, मेटाबॉलिक इक्वल. रेस्पिरेटरी अपोजिट एंड मेटाबॉलिक इक्वल. मेटाबॉलिक इक्वल का मतलब क्या था यहाँ पे, कि अगर बाइकार्बोनेट का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो पीएच क्या हो जाता है, ये भी डिक्रीज हो जाता है ना. तो जस्ट ये याद रखने के लिए है कि आप इजीली इसको याद रख सकते हो. एग्जाम में अगर आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इस निमोनिक के थ्रू जो है वो आराम से सॉल्व कर सकते हो. तो बाइकार्बोनेट का लेवल जब डिक्रीज हो जाता है, ये इक्वली चलते हैं. बाइकार्बोनेट डिक्रीज तो पीएच डिक्रीज, बाइकार्बोनेट इंक्रीज तो पीएच इंक्रीज. तो बाइकार्बोनेट का लेवल अगर डिक्रीज हो जाता है बॉडी के अंदर में तो इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर होता है एल्कलाइन नेचर. तो एल्कलाइन नेचर अगर कम होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, बॉडी के अंदर एसिड बढ़ेगा, है ना. तो एसिड जब बढ़ जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एसिडोसिस. लेकिन बाइकार्बोनेट का लेवल डिक्रीज है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस. नेक्स्ट इज अ कंपनसेशन, पार्शियली कंपनसेटेड. तो यहाँ पे जो मेन जो आपका कंपनसेशन होता है ना, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, एक होता है आपका पार्शियली कंपनसेशन, दूसरा होता है फुल्ली कंपनसेशन और तीसरा होता है अनकंपनसेटेड. तो अब यहाँ पे अगर किसी पर्सन की बॉडी के अंदर जो है एसिडोसिस हुआ है तो एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में आपकी बॉडी जो है वो कैसे यहाँ पे कंपनसेट कर रही है, आपको कैसे पता चलेगा. आपने किसी पर्सन का एबीजी रिपोर्ट देखा, आपको कैसे पता चलेगा कि वो पर्सन की बॉडी के अंदर में कंपनसेशन हो रहा है कि नहीं, फुल्ली कंपनसेशन है या पार्शियली कंपनसेशन है, या फिर पर्सन की बॉडी के अंदर में अनकंपनसेटेड वाला कंडीशन है. तो वो अपन देख लेते हैं. पीएच, बाइकार्बोनेट और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 में क्या चेंजेस आ रहा है, और इन चेंजेस के साथ ही आपको समझ में आएगा कि अगर इसके लेवल्स में कम या ज्यादा हो रहा है, दैट मीन्स कि वो कंपनसेशन है, अनकंपनसेशन है, वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं अनकंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस. partially compensated and fully
अनकम्पनसेटेड। तो अनकम्पनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अनकम्पनसेटेड कब बोलेंगे हम? अगर किसी पर्सन की बॉडी के अंदर जो पीएच है वो कैसा है? डिक्रीज। बाइकार्बोनेट कैसा होगा? डिक्रीज। POC2 का लेवल नॉर्मल। ओके तो अब यहाँ पे अनकम्पनसेटेड का मतलब क्या है कि अगर किसी पर्सन की बॉडी के अंदर में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया, तो अभी हमने देखा मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में क्या था, हमारा मेटाबॉलिक इंडिकेटर बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का लेवल डिक्रीज हुआ जिसकी वजह से पीएच भी क्या हुआ, यहाँ पे डिक्रीज हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपको PaCO2 का जो लेवल है वो अगर आपको नॉर्मल दिख रहा है, क्योंकि इसमें मेन जो कंपनसेशन है वो कौन करता है? अगर बाइकार्बोनेट में चेंजेस आया है ना, अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ तो यहाँ पे जो आपका CO2 है वो कंपनसेट करता है ना। वैसे ही अगर यहाँ पे अगर एल्कलोसिस है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, तब भी कौन कंपनसेट करेगा? यहाँ पे CO2 जो है वो कंपनसेट करता है। तो पीएच का लेवल जो है वो डिक्रीज है, बाइकार्बोनेट डिक्रीज है और PaCO2 का लेवल नॉर्मल है। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रखा है? अनकम्पनसेशन। किसी ने कुछ भी कंपनसेट नहीं किया, कंपनसेट नहीं करने की वजह से ही पीएच यहाँ पे कम है और PaCO2 का लेवल नॉर्मल है। ओके अब देखते हैं हम लोग पार्शियली कंपनसेटेड। पार्शियली कंपनसेटेड में भी आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पे कोशिश तो कर रहा है, जस्ट यहाँ पे स्टार्ट किया है कंपनसेशन करना, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ? पीएच अभी भी डिक्रीज है, बाइकार्बोनेट अभी भी डिक्रीज है और CO2 का लेवल जो है ये भी क्या हो सकता है? यहाँ पे स्लाइटली डिक्रीज हो सकता है ना। तो अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है? इस कंडीशन के अंदर पार्शियली कंपनसेटेड का मतलब क्या होता है कि जस्ट अभी यहाँ पे क्या हुआ कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने के बाद जो है यहाँ पे जो लंग्स है ना, ये लंग्स क्या कर रहा है? यहाँ पे कंपनसेट करने का ट्राई कर रहा है। कंपनसेट करने का ट्राई कर रहा है, कैसे ट्राई कर रहा है? तो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको कि यहाँ पे रेस्पिरेटरी अपोजिट होता है। रेस्पिरेटरी अपोजिट होता है मतलब कि अगर किसी पर्सन का जो पीएच है वो कैसा है? डिक्रीज है। पीएच डिक्रीज है, इस पीएच को क्या करना है? हमको इंक्रीज करना है। ठीक है, तो पीएच को इंक्रीज करने के लिए इस पीएच को आपको क्या करना है? इंक्रीज। इस पीएच को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे CO2 का लेवल कैसा हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो CO2 का लेवल जब धीरे धीरे डिक्रीज होगा, CO2 का लेवल डिक्रीज होगा, तब क्या होगा? यहाँ पे धीरे धीरे पीएच जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो कंपनसेशन जो है वो अभी स्टार्ट हुआ है ना, जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो एकदम से तो पीएच नॉर्मल रेंज पे नहीं आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो पार्शियली कंपनसेटेड है दैट इज पीएच जो है अभी भी क्या है? डिक्रीज है। मतलब कि फॉर एग्जांपल किसी पर्सन का जो ब्लड का पीएच है, ठीक है, अगर ये हो चुका है 7.2, ठीक है, पीएच हो गया है 7.2, तो यहाँ पे भी क्या है? 7.2 है और यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट का लेवल है वो भी डिक्रीज है। फॉर एग्जाम्पल कि ये हो गया है 20, ठीक है, ये हो गया है 20। अगर ये 20 हो गया है दैट मीन डिक्रीज है, क्योंकि नॉर्मल वैल्यू कितना होता है? 22 to 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये डिक्रीज हो गया जिसकी वजह से क्या है? पीएच भी डिक्रीज है 7.2। लेकिन अभी यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई कंपनसेशन स्टार्ट नहीं हुआ, यानी कि PaCO2 कैसा है? अभी नॉर्मल है। जैसे ही बॉडी जो है वो कंपनसेट करना स्टार्ट करेगी, कंपनसेट करना स्टार्ट करेगी, तो उसको करना क्या है? CO2 के लेवल को कम करना है। उसके ब्रेन के पास मैसेज गया और फिर मैसेज जाके ये बोल रहा है कि भाई CO2 को बाहर निकल ताकि पीएच थोड़ा बढ़े। अब यहाँ पे जैसे ही CO2 जब बाहर निकलना स्टार्ट हुआ है, जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो CO2 जब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बाहर निकलना स्टार्ट होगा, तभी तो क्या होगा? पीएच धीरे धीरे इंक्रीज होगा, क्योंकि अभी ये 7.2 है, तो हमको क्या करना है? इसको 7.35 तक लेके जाना है। तो यहाँ पे पार्शियली कंपनसेशन का मतलब होता है कि CO2 अभी स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे से ड्रॉप होना, और उसकी वजह से धीरे धीरे स्टार्ट होगा पीएच का बढ़ना। तो यहाँ पे 7.2 था, तो हो सकता है कि यहाँ पे क्या हो जाए? वो 7.3 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 7.2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाए? वो धीरे से क्या हो जाए? पीएच बढ़ जाए, लेकिन अभी नॉर्मल रेंज में नहीं आया है। नॉर्मल रेंज में अगर वो आ जाता है, सपोज कि यहाँ पे 7.35 पहुंच गया, तब आप क्या बोलोगे? पीएच इज अ नॉर्मल। पीएच इज अ नॉर्मल यानी फुल्ली कंपनसेट कर लिया किसने? PaCO2 ने। अब यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट का लेवल है वो एज इट इज रहेगा, डिक्रीज, और यहाँ पे जो PaCO2 का लेवल है ये भी क्या रहेगा? यहाँ पे डिक्रीज। ठीक है, अब यहाँ पे फुल्ली कंपनसेटेड कब बोल रहे हो? कि यहाँ पे कौन कंपनसेट किया है? PaCO2,
कैसे, अपने लेवल को ड्रॉप करके। उसका लेवल डिक्रीज होगा तो हमने पढ़ा है CO2 डिक्रीज तो pH इंक्रीज, है ना, क्योंकि ये जो CO2 है इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। एसिड जब बाहर निकल जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, धीरे धीरे से हमारी बॉडी का pH जो है वो अल्कलाइन की तरफ मूव करेगा। तो अगर आपके पास ऐसा सिनेरियो दिख रहा है तो आपको इमीडिएटली समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे कंपनसेशन कैसा हुआ है, फुल्ली कंपनसेशन है, पार्शियली कंपनसेशन है, या फिर अनकंपनसेटेड है। कंपनसेशन जस्ट स्टार्ट हुआ है, यानी कि यहाँ पे आपको pH पहले से थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिल सकता है, लेकिन तीनों का लेवल कैसा रहेगा, डिक्रीज। आई होप कि इससे आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है इसके ऊपर तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं इसके ऊपर एक फुल वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो ये था हमारा कंपनसेशन। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में ये हमको देखने को मिल सकता है। वापस आते हैं, नेक्स्ट इज अ कॉजेस। अब यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस का क्या क्या कॉज हो सकता है। ओके, तो फर्स्ट कॉज क्या बोल रहा है यहाँ पे, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक मेलाइटस और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। अब ये डायबिटिक मेलाइटस जो है वो कैसे कॉज कर सकता है यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो डायबिटिक मेलाइटस होता क्या है, तो आपको पता है ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है ना। ये हो गई आपकी ब्लड वेसल्स। अब इसमें क्या है, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज है। ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज क्यों हो जाता है, तो डायबिटीज दो टाइप का होता है, टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस एंड टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस। टाइप 1 जो होता है दैट इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस, और टाइप 2 जो होता है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस। अब अगर किसी पर्सन की बॉडी के अंदर टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस है, ज्यादातर टाइप 1 में ही देखने को मिलता है हमको एसिडोसिस, तो टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस है, दैट मीन्स कि उसकी जो पेनक्रियास की जो बीटा सेल्स है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स जो है, वहां से क्या हो रहा है, वहां की जो बीटा सेल्स है वहां से क्या हो रहा है, यहाँ पे इंसुलिन का जो सिक्रीशन है वो नहीं हो पा रहा है, या तो नहीं हो रहा है या तो बहुत कम अमाउंट में हो रहा है। वैसे कंडीशन में क्या हुआ कि इंसुलिन का काम क्या होता है, इस ग्लूकोज को बाइंड करता है और क्या करता है, सेल में लेके जाने का काम करता है। अब इस ग्लूकोज को बाइंड करके जब वो सेल में लेके जाता है तो सेल्स के अंदर क्या होती है, सेल्स की जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पे क्या होगा, वहां पे यहाँ पे प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस का। ग्लाइकोलाइसिस का जब प्रोसेस होगा तो वहां से क्या रिलीज होगा, एटीपी रिलीज होगा, जिसको ये सेल जो है वो एनर्जी के रूप में यूज कर लेती है। अब अगर किसी को डायबिटिक मेलाइटस है, दैट मीन्स इंसुलिन का सिक्रीशन जो है वो नहीं हो रहा है। इंसुलिन अगर नहीं आएगा तो ये ग्लूकोज को बाइंड नहीं कर पाएगा, ग्लूकोज को सेल के अंदर मूव नहीं करवा पाएगा। अब जब ये ग्लूकोज जो है वो एज इट इज कहाँ रह जाएगा, आपके ब्लड में, क्योंकि वो सेल में नहीं जा पा रहा है। अब एज इट इज जब वो ब्लड में रह जाएगा तो ज्यादा अमाउंट में जब ये जो ग्लूकोज है ये सेल के अंदर ज्यादा अमाउंट में जो ग्लूकोज है ये आपकी ब्लड के अंदर ही रह जाएगा, तो इस सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी। जब इस सेल को एनर्जी नहीं मिलती है तो ये सेल्स क्या करती हैं, यहाँ पे सेल स्टार्वेशन होने वाला है, उनको एनर्जी चाहिए, तब वो लिपोलाइसिस करना स्टार्ट करती है, वो फैट को तोड़ना स्टार्ट करती हैं। और जब फैट को जब वो तोड़ती है, फैट का जब वो ब्रेक डाउन करती है, तो फैट से मसल्स में पूरे फैट टूट रहे हैं, उसमें से फिर मेटाबोलाइज मतलब उसको ब्रेक डाउन के बाद में उसमें से क्या रिलीज होता है, फ्री फैटी एसिड्स रिलीज होते हैं। इन्हीं फ्री फैटी एसिड्स को फिर वापस से मेटाबोलाइज करता है लिवर, और फिर क्या होता है कि उसमें से एनर्जी तो मिल गया, फ्री फैटी एसिड्स निकले, उसमें से एनर्जी निकला, और ये सेल्स को क्या हुआ, एनर्जी तो मिल गया, लेकिन फिर उस फ्री फैटी एसिड को लिवर जब मेटाबोलाइज करता है, लिवर जब उसको मेटाबोलाइज करता है तो उसमें से क्या रिलीज होता है, उसमें से रिलीज हो जाती है कीटोन्स, उसमें से रिलीज हो जाती हैं कीटोन। अब ये जो कीटोन बॉडीज हैं ये 3 टाइप की होती हैं, कौन कौन सी, एसीटोन, एसिटो एसिटिक एसिड, एसिटो एसिटिक एसिड और एसिटेट। ठीक है, तो जो आपकी कीटोन बॉडीज रिलीज हुई है, यही कीटोन बॉडीज जो होती है वो 3 टाइप की होती है, एसीटोन, एसिटो एसिटिक एसिड और एसिटेट। तो ये जब तीनों रिलीज होते हैं तो भाई इनका नेचर कैसा है, एसिडिक।
इनका नेचर कैसा है, एसिडिक। अब ज्यादा अमाउंट में जब ये बहुत ज्यादा अमाउंट में जब ये ब्लड में ट्रैवल करेंगे तो ब्लड के पीएच को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, यानी एसिडिक करेंगे। तो ये जो आपका डायबिटिक मेलाइटस जो है, मतलब अगर किसी पर्सन के ब्लड ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा हाई है और आपकी सेल्स स्टारवेशन हो रहा है, सेल्स को यहाँ पे एनर्जी नहीं मिल रही है, तब वो क्या करती हैं, यहाँ पे फैट का ब्रेक डाउन करती हैं, उसमें से फैटी एसिड रिलीज होता है, उसमें से एनर्जी रिलीज होता है। तो ये फैटी एसिड्स को लिवर मेटाबोलाइज करता है, लिवर जब उसको मेटाबोलाइज करेगा तो उसमें से क्या रिलीज हो जाते हैं, कीटोन्स रिलीज हो जाते हैं। और यही जो कीटोन्स हैं, जब इनका एक्यूमुलेशन होता है कहाँ पे, ब्लड के अंदर, तो इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। और फिर ये क्या कॉज करते हैं, वहां पे एसिडोसिस कॉज कर सकते हैं। वैसे ही है यहाँ पे आपका डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस सेम कंडीशन कि यहाँ पे डायबिटीज की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड दैट कीटोन जो है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नेचर जो है, ब्लड का नेचर जो है उसको कैसा कर रहे हैं, वो एसिडिक बना रहे हैं। इसी को बोलते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जिसकी वजह से यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज हुआ। नेक्स्ट इज अ सीवियर डायरिया। सीवियर डायरिया की कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो पर्सन है उसको डायरिया हो रहा है, तो डायरिया हो रहा है तो क्या होगा, उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा फ्लूइड का लॉस होगा, उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होगा, उसकी बॉडी से क्या होगा, यहाँ पे बाइकार्बोनेट का लॉस हो रहा है ना, क्योंकि जैसे ही डायरिया होता है दैट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो बढ़ जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ा है, इसी वजह से तो डायरिया हो रहा है। तो जो इंटेस्टाइनल जो फ्लूइड है, इंटेस्टाइन की जो मतलब इंटेस्टाइन की जो फ्लूइड्स होती हैं उनका नेचर कैसा होता है, एल्कलाइन नेचर होता है। पेनक्रियास से जो एंजाइम रिलीज हो रही है उनका नेचर कैसा होता है, एल्कलाइन नेचर होता है। तो ये जो पेनक्रियास और इंटेस्टाइन में से जो एल्कलाइन नेचर का फ्लूइड है ये बाहर चला जाता है, और ये एल्कलाइन क्यों है, तो ये बाइकार्बोनेट की वजह से, यानी कि इंटेस्टाइन की जो बाइकार्बोनेट है वो फटाफट से बाहर निकल गई, पेनक्रियास से क्या हो रही है, बाइकार्बोनेट फटाफट से बाहर निकल रही है। तो जब बाइकार्बोनेट का एक्सेसिव लॉस हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा, बाइकार्बोनेट निकल गया बॉडी से, बाइकार्बोनेट निकल गया तो फिर यहाँ पे ब्लड जो है वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। बाइकार्बोनेट कम हो गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, और फिर वो क्या कॉज करेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करेगा। ओवरडोज ऑफ अ एस्पिरिन और एसिटाजोलामाइड। ओवरडोज ऑफ एस्पिरिन, एस्पिरिन क्या है, तो एस्पिरिन जो है अगर आप उसका कंपोनेंट देखोगे तो उसमें होता है सैलिसिलिक एसिड ना, तो ये जो है इसका नेचर कैसा है, सैलिसिलिक एसिड। अगर किसी पर्सन को एस्पिरिन चल रहा है, ठीक है, एस्पिरिन जो है वो क्या करता है, ब्लड को थिन करने में हेल्प करता है, एक टाइप का एनसेड्स भी है ना। तो इसका जो कंपोनेंट है यहाँ पे दैट इज सैलिसिलिक एसिड, अगर ओवरडोज हो जाता है बॉडी के अंदर तो ऑब्वियसली एसिडिक एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, फिर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये इसका ओवरडोज हुआ और इसका नेचर एसिडिक है, तो क्या होगा, एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या कॉज कर सकता है, ये यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज कर सकता है। नेक्स्ट इज एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड जो होता है वो एक टाइप का थायराइड डायूरेटिक्स है ना। तो अगर किसी पर्सन को डायूरेटिक्स चल रहा है, लंबे टाइम से चल रहा है और उसने ओवरडोज कर लिया, तो एसिटाजोलामाइड जो है वो कौन से टाइप का डायूरेटिक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस बोलते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैडम ने पढ़ाया है ना, जब हम पढ़ रहे थे कौन सा टॉपिक, रीनल मैकेनिज्म ऑफ बफर सिस्टम। बफर सिस्टम में जो मेन रीनल मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि यहाँ पे जो आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेस है ये हेल्प करता है किसके लिए, बाइकार्बोनेट के रीएब्जॉर्प्शन के लिए, है ना। तो ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है ये हेल्प करता है किसके लिए, बाइकार्बोनेट के रीएब्जॉर्प्शन के लिए, बाइकार्बोनेट के रीएब्जॉर्प्शन के लिए। अब आपने पेशेंट को क्या दिया, एसिटाजोलामाइड दे दिया। एसिटाजोलामाइड जो होता है वो कैसा होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। अगर ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है आपने इसको इनहिबिट कर दिया, इनहिबिट करोगे तो क्या बाइकार्बोनेट का रीएब्जॉर्प्शन होगा, नहीं हो पाएगा। एज इट इज पूरा का पूरा बाइकार्बोनेट यूरिन के थ्रू निकल जाएगा, और जब बाइकार्बोनेट लॉस हो जाएगा, बाइकार्बोनेट की कमी हो जाएगी, तो बाइकार्बोनेट के कम होते ही क्या होगा कि यहाँ पे जो पीएच है वो कहाँ चला जाएगा, एसिडिक में चला जाएगा, यानी कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करेगा। नेक्स्ट इज अ शॉक। नेक्स्ट शॉक में भी कौन सा, तो बहुत सारे टाइप के शॉक होते हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, कार्डियोजेनिक शॉक होता है, न्यूरोजेनिक शॉक होता है, और आपका एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है ना। तो बहुत सारे टाइप के शॉक होते हैं। तो मेनली जो शॉक है उसमें होता क्या है, हाइपोवोलेमिक शॉक अगर है, ठीक है, हाइपोवोलेमिक शॉक है तो क्या हुआ, प्लाज्मा का वॉल्यूम कम है। दूसरा कार्डियोजेनिक शॉक है तो क्या होगा,
हार्ट की पंपिंग एबिलिटी चली गई है, हार्ट पंप नहीं कर रहा है, हार्ट अगर पंप नहीं करेगा तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया। ओके तो ऐसा कंडीशन, ऐसा शॉक जिसके अंदर में क्या हो रहा है, कार्डियक आउटपुट जो है वो कम हो गया है ना, या फिर पर्सन जो है वो सीवियर हाइपोटेंशन में चला गया, या फिर पर्सन की बॉडी के अंदर में क्या हो रहा है, यहाँ पे एनाफाइलेक्टिक शॉक है और पूरी वेसल्स जो है वो डायलेट हो गई हैं। तो ब्लड का फ्लो जो है जब वो कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर जब ड्रॉप हो जाएगा, तो वैसे कंडीशन में आपको क्या देखने को मिला कि प्रॉपरली टिश्यू परफ्यूजन नहीं हो रहा है, यानी कि ब्लड प्रेशर तो ड्रॉप हो गया ना, यानी कि आपके जो सेल्स है वहां पे ब्लड का फ्लो कम हो गया, सेल्स को यहाँ पे ब्लड नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वहां पे क्या होगा, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि जब सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता है ना, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस करना है वहां पे ताकि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, लेकिन वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन अगर नहीं मिल रहा है सही से तो क्या होगी, वो सेल्स जो है वो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म करेंगी, और जब वो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म करती है तो बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड। तो ज्यादा अमाउंट में जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, जो लैक्टेट बन रहा है, ये लैक्टेट जो है वो क्या होगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा कहाँ पे, आपके ब्लड के अंदर में, और लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ता जाएगा तो ये क्या कॉज कर सकता है, यहाँ पे कॉज कर सकता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट इज अ रीनल फेलियर। रीनल फेलियर कैसे कॉज करेगा यहाँ पे एसिडोसिस, तो अगर किसी पर्सन का जो किडनी है वो सही से अगर काम नहीं कर रहा है ना, सही से काम नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे किडनी फेलियर का कंडीशन हो सकता है। तो किडनी अगर फंक्शन नहीं करेगी तो किडनी में ही हमारा मेन क्या था, यहाँ पे बफर सिस्टम रेगुलेशन कर रहा था, थर्ड लाइन हमारा बफर सिस्टम क्या था, रीनल मैकेनिज्म। तो रीनल मैकेनिज्म में हमने देखा था वहां पे वो क्या करती हैं कि हाइड्रोजन आयन का वो क्या करती हैं, एक्सक्रीशन और बाइकार्बोनेट का रीएब्जॉर्प्शन। तो क्या ये मैकेनिज्म सही से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा है ना। तो यहाँ पे जब अगर पर्सन की बॉडी के अंदर में ऑलरेडी एसिडोसिस हो रखा है तो वैसे कंडीशन में अगर रीनल फेलियर है तो वो और ज्यादा वर्सनिंग हो सकता है। कैसे वर्सनिंग हो सकता है, किडनी काम नहीं करेगी तो हाइड्रोजन आयन को क्या करेगी, वो ज्यादा अमाउंट में रीअब्सॉर्ब करेगी और बाइकार्बोनेट को बाहर निकाल देगी। ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन आयन क्या कॉज करेगा, यहाँ पे एसिडोसिस कॉज करेगा, है ना। दूसरा कि अगर किडनी सही से काम नहीं कर रही है तो क्या वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकाल पाएगी, नहीं निकाल पाएगी। आपके जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, किसी भी चीज को वो क्या है, किडनी जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाएगी, और जब वो एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाएगी तो वैसे कंडीशन में ये जो सारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो एसिडिक नेचर के हैं, सारे के सारे कहाँ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, आपकी ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होंगे और फिर ये क्या कॉज करेंगे, यहाँ पे एसिडोसिस कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज है स्टारवेशन। स्टारवेशन मीन्स क्या होता है कि अगर कोई पर्सन जो है वो फास्टिंग में है, बहुत लंबे टाइम से फास्टिंग में, कुछ भी इनटेक नहीं कर रहा है ना, तो अगर स्टारवेशन के पीरियड में है तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, उसकी सेल्स को तो एनर्जी चाहिए ना, उसकी सेल्स को जब एनर्जी चाहिए तो उसके लिए क्या करेगा वो, तो उसकी जो सेल्स हैं जो कि वो स्टारवेशन में है क्योंकि उनको ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, तो पर्सन कुछ इनटेक नहीं कर रहा है, तो वैसे कंडीशन के अंदर क्या होगा कि वो पर्सन के अंदर में लिपोलाइसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। लिपोलाइसिस अगर होगा, पहले तो जो आपके लिवर में स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, बट कब तक, 24 आवर्स तक। उसके बाद क्या, उसके बाद वो क्या करेगा, फैट को तोड़ना स्टार्ट करेगा। जब फैट यहाँ पे टूटेगा, यहाँ पे लिपोलाइसिस होगा, तो अगेन उसमें से क्या रिलीज होगा, फैटी एसिड्स और एनर्जी। अब ये जो फैटी एसिड्स है इसको फर्दर जब लिवर मेटाबोलाइज करता है तो उसमें से क्या रिलीज होता है, कीटोन बॉडीज, अभी बताया था मैंने। तो कीटोन बॉडीज अगर रिलीज होंगी तो उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर, और फिर वो कहाँ जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगी, ब्लड में जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ब्लड में जब वो एक्यूमुलेट होंगी तो वैसे कंडीशन में यहाँ पे क्या कॉज करेंगे, एसिडोसिस कॉज कर सकती है। हाई फैट डाइट एंड मैल न्यूट्रिशन। फैट अगर आप ज्यादा इंटेक करते हो तो क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट आपने इंटेक ही नहीं किया, आप सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहे हो, फैटी डाइट लेते जा रहे हो। तो फैट जब लोगे तो फैट को तोड़ेगा, है ना, फैट का मेटाबॉलिज्म होगा। फैट जब टूटेगी तो क्या रिलीज होगा, फैटी एसिड रिलीज होगी। फैटी एसिड को वापस से मेटाबोलाइज करना पड़ेगा, वापस उसको मेटाबोलाइज करोगे तो क्या रिलीज होगा, कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज जब रिलीज होंगी तो वो क्या करेगा, यहाँ पे बॉडी के अंदर यहाँ पे सीवियर एसिडोसिस कॉज कर सकता है। वही अगर मैल न्यूट्रिशन की बात करें तो सेम थिंग कि मैल न्यूट्रिशन यानी पर्सन जो है वो मैल नरिस्ड है, उसको खाना पीना मिल नहीं रहा है, प्रोटीन, एनर्जी, कैलोरी की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है, तो फिर उसकी बॉडी क्या करेगी, यहाँ पे फैट को ब्रेक डाउन करेगी, और फैट को ब्रेक डाउन करेगी तो उसमें से क्या रिलीज होगा, कीटोन बॉडीज। तो ये सबसे हमारे
कॉजेस कि कैसे यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज हो रहा है। नेक्स्ट इज क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आ सकते हैं। फर्स्ट इज आपका न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, कंफ्यूजन, हेडेक, रेस्टलेसनेस, लेथार्जी, अनकॉन्शियसनेस। तो ये क्यों होगा? तो पता है आपको कि ये जो सारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है वो क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर में क्या हो रखा है, हमारे ब्लड के अंदर में एसिडिक एनवायरनमेंट ज्यादा है, बाइकार्बोनेट का लेवल कम है। तो ये जो आपका एसिडिक वाला ब्लड है ना, एसिडिक वाला जो ब्लड है, यही जो ब्लड जब आपके पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है जिसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा है, ये हाइड्रोजन आयन ज्यादा वाला ब्लड जो है वो आराम से बीबीआर को क्रॉस कर जाएगा। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके कहाँ जाएगा? ब्रेन में जाएगा। ब्रेन में जाते ही ये क्या करेगा वहां पे कि वहां पे क्रॉस कर गया और उसके बाद वहां पे वेसोडाइलेशन कॉज करेगा। सेरिब्रल वेसोडाइलेशन हुआ, उस सेरिब्रल वेसोडाइलेशन की वजह से आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा कि पर्सन की बॉडी के अंदर आईसीपी बढ़ गया। अब इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब बढ़ जाएगा तो कंफ्यूजन, हेडेक, रेस्टलेसनेस, लेथार्जिक, ये सिम्टम्स आएंगे। साथ में एक और कॉज ये है कि अगर यहाँ पे H प्लस आयन बढ़ जाता है तो वो H प्लस आयन जो है वो क्या करता है, CSF का जो एल्कलाइन नेचर है उसमें जाके मिक्स हो जाता है। और जब उसमें जाके CSF में जाके जब ये मिक्स हो जाता है तो ये क्या करता है, CSF को थोड़ा एसिडिक करता है, जिसकी वजह से भी क्या होता है कि उस पर्सन की बॉडी के अंदर जो न्यूरोनल एक्टिविटीज हैं, जो नर्व एक्टिविटीज हैं, वो कैसी हो जाती है, यहाँ पे स्लो हो जाती है ना। पीएच में चेंजेस की वजह से, CSF का जो पीएच है उसमें चेंजेस की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूरोनल एक्टिविटीज अफेक्ट हो रही है, वो स्लो डाउन हो रही है और उसकी वजह से पर्सन एकदम लेथार्जिक, ड्राउजी ऐसा फील कर सकता है। नेक्स्ट इज मसल ट्विचिंग, डिसरिथमिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और लो बीपी। तो आपको पता है ये क्यों होगा, हमने ऑलरेडी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में पढ़ा हुआ है ना। तो हमारा जो बॉडी है ये क्या करेगा, क्योंकि H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या है, ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा है। वैसे कंडीशन में जो सेल के अंदर पोटेशियम है, ये पोटेशियम जो है वो क्या करती है, कंपनसेट करती है। कंपनसेट करने के लिए क्या करती है, पोटेशियम जो है वो बाहर आ जाती है और एक पॉजिटिव आयन, एक प्रोटॉन बाहर गया तो एक प्रोटॉन अंदर है ना। तो ये जो आपका पोटेशियम है वो क्या करता है कि यहाँ पे H प्लस आयन को जो है वो अंदर ले लेता है, सेल के अंदर मूव करवाता है और ये जो पोटेशियम है वो कहाँ चला जाता है, ब्लड में। अब ब्लड में अगर पोटेशियम जाएगा तो क्या कॉज करेगा, हाइपरकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया कॉज करेगा। तो एसिडोसिस की कंडीशन में जो है पोटेशियम कंपनसेट करने के लिए हाइड्रोजन आयन को एब्जॉर्ब करता है और पोटेशियम खुद कहाँ चला जाता है, ब्लड में चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, हाइपरकैलीमिया कॉज करता है। तो ये जो हाइपरकैलीमिया हो रहा है इसी के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे कि पर्सन की बॉडी के अंदर क्या हो रही है, मसल ट्विचिंग हो रही है, डिसरिथमिया हो रहा है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो रहा है ना। क्योंकि अगर जो आपके ब्लड का जो पीएच है अगर उसमें चेंजेस आता है तो एक और चीज कि ये क्या करता है कि हार्ट के अंदर जो कैल्शियम चैनल होती है ना, जो हमारा हार्ट है, हार्ट में डीपोलराइजेशन कैसे होता है कि यहाँ पे जैसे ही आपका सोडियम आयन जो है वो सेल के अंदर गया और उसके बाद में कैल्शियम आयन सेल के अंदर गया तो वहां पे सीवियर क्या होता है, डीपोलराइजेशन। उसके बाद में क्या होता है, पोटेशियम फिर से चैनल ओपन होता है और पोटेशियम जो है वो कहाँ चला जाता है, बाहर। तब क्या होता है, रीपोलराइजेशन। तो जब ब्लड के पीएच में चेंजेस होता है वैसे कंडीशन में ये जो कैल्शियम चैनल्स होती हैं, हार्ट के अंदर जो कैल्शियम चैनल्स होती हैं वो क्या हो जाती है, यहाँ पे ब्लॉक हो जाती है और जब वो बंद हो जाती है तो उसकी वजह से कैल्शियम का जो इन्फ्लक्स है वो नहीं हो पाता। कैल्शियम इन्फ्लक्स नहीं होगा तो उसकी वजह से भी आपको क्या देखने को मिलेगा, डिसरिथमिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और लो ब्लड प्रेशर देखने को मिल सकता है। हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो अफेक्ट होता है, हार्ट का जो रीपोलराइजेशन है वो अफेक्ट होता है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे डिसरिथमिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और एट द लास्ट ब्लड प्रेशर लो आपको देखने को मिल सकता है। फिर नेक्स्ट है आपका कोसामल रेस्पिरेशन। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस वाले जो पेशेंट होते हैं है ना, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है अगर पर्सन को तो उसके अंदर मोस्टली हमको देखने को मिलता है कि वो पर्सन के अंदर जो है कॉस्मोल रेस्पिरेशन हो रहा है। अब ये कॉस्मोल रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, तो थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है आपको कि हमको क्या करना है, पीएच को इंक्रीज करना है। पीएच को इंक्रीज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, CO2 को डिक्रीज करना पड़ेगा, है ना। तो ये जो कॉस्मोल रेस्पिरेशन है
इस कुसामुल रेस्पिरेशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ये क्यों हो रहा है ना। तो जैसे ही हमारे किसी भी पर्सन की बॉडी के अंदर में क्या हुआ, यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ। मेटाबॉलिक एसिडोसिस होते ही कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेट करेगा, हमारा लंग्स कंपनसेट करेगा। लंग्स कैसे कंपनसेट करेगा कि भाई एसिड एनवायरनमेंट बड़ा पड़ा है, एसिड को बाहर निकालो। और CO2 क्या है, हमारा एक वॉलेटाइल एसिड है। अगर वो वॉलेटाइल एसिड भी बाहर निकल जाता है तो भी क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जो पीएच है वो नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी मतलब जो CO2 है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बाहर निकालना पड़ेगा। जितना जल्दी CO2 बाहर निकलेगा उतना ही CO2 का लेवल डिक्रीज होगा, और CO2 का लेवल डिक्रीज होगा तो पीएच इंक्रीज होगा। यही तो हमको चाहिए कि पीएच को हमको क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो CO2 के लेवल को डिक्रीज कैसे करेगा, जब आप रैपिड और डीप ब्रीदिंग लेते हो, है ना। रैपिड और डीप ब्रीदिंग मतलब आप फटाफट सांस ले रहे हो लाइक दैट। तो अगर आप रैपिड और डीप ब्रीदिंग लेते हो बहुत जल्दी जल्दी और गहरी सांस, तो आप CO2 को फटाफट से बाहर निकाल रहे हो। जितना आप CO2 को बाहर निकालोगे उतना ही CO2 का लेवल कम होगा, यानी कि वॉलेटाइल एसिड कम होगा, और एसिड कम होगा तो पीएच जो है वो एल्किलाइन की तरफ मूव करेगा। तो इस वजह से क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे कॉस्मोल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। कौन सी कंडीशन में, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में। नेक्स्ट है यहाँ पे हाइपर कैलिमिया, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे कंपनसेट करने के लिए पोटेशियम जो है वो सेल से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट इज अ कोल्ड क्लैमी स्किन। कोल्ड क्लैमी स्किन क्यों हो रहा है, कोल्ड क्लैमी स्किन जो है वो यूजुअली क्यों होगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे कार्डियक सिम्टम्स आएंगे, ब्लड प्रेशर लो रहेगा, तो ब्लड प्रेशर लो है, कार्डियक सिम्टम्स है, कार्डियक आउटपुट कम है, कार्डियक आउटपुट कम है इस वजह से ब्लड प्रेशर लो है। कार्डियक आउटपुट कम है तो आपके पूरे पेरिफेरल एरिया में ब्लड का फ्लो कम है। ब्लड का फ्लो अगर कम है तो ये जो आपके हैंड से यहाँ पे ब्लड कम जाएगा, ब्लड कम जाएगा तो आपके हाथ पैर कैसे हो जाएंगे, ठंडे पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। इस वजह से आपको कोल्ड एंड क्लैमी स्किन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट नौशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। तो अब ये नौशिया वॉमिटिंग क्यों होगा कि ये जो आपका पीएच में चेंजेस आया है, ब्लड में जो पीएच है वो एसिडिक हो गया है, वैसा वाला जब ब्लड जो है वो ब्रेन में जब जाता है तो वो CTZ को, कीमो रिसेप्टर ट्राइगर जोन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ना। जो आपकी CTZ एरिया है ब्रेन के अंदर जो है आपकी कीमो रिसेप्टर ट्राइगर जोन होते हैं। तो जब ये जो लो पीएच वाला ब्लड जब CTZ एरिया को टच करता है तब क्या होता है उस पर्सन की बॉडी के अंदर कि भाई पीएच में कुछ चेंजेस आया है, ये वाला ब्लड ब्रेन में घुस रहा है, देख लो। वैसे ही क्या होता है, पर्सन को नौशिया एंड वॉमिटिंग जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है। CTZ स्टिमुलेट हुआ जिसकी वजह से नौशिया एंड वॉमिटिंग सिम्टम्स आ सकता है। दूसरा डायरिया और एब्डोमिनल पेन। तो डायरिया और एब्डोमिनल पेन क्यों होगा पर्सन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पीएच के अंदर चेंजेस है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो बढ़ जाता है और वो क्या कॉज करता है, यहाँ पे डायरिया कॉज करता है। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि पर्सन के अंदर हाइपर कैलिमिया है, उसकी वजह से भी हो सकता है यहाँ पे पर्सन को एब्डोमिनल पेन एंड डायरिया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कि अब आप क्या क्या यहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट करोगे, किसको फाइंड आउट करने के लिए, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले तो डिटेल्ड हिस्ट्री ले लो, फिजिकल एग्जामिनेशन कर लो। डिटेल्ड हिस्ट्री में क्या पूछोगे, एस्पिरिन ओवरडोज तो नहीं हो गया, या फिर डायबिटिक वाला पेशेंट तो नहीं है ना। तो वो सारा हिस्ट्री जो है आपको कलेक्ट कर लेना, जो भी हमने कॉज में पढ़ा है वो सारा आप हिस्ट्री कलेक्ट कर लेना। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करोगे, पर्सन को बबल साउंड सुनो, एब्डोमिनल पेन तो नहीं हो रहा, पर्सन हाथ पर ठंडे तो नहीं पड़ रहे हैं। वाइटल्स चेक करो पेशेंट का, वाइटल्स चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई कार्डियक में कार्डियक आउटपुट कम है, ECG करके देखो पर्सन का। तो आपको क्या करना है, जो भी सिम्टम्स हमने पढ़े उसको आपको यहाँ पे एग्जामिन करना है, ठीक है। इसके अलावा क्या करोगे, ABG एनालिसिस। ABG एनालिसिस के अंदर हम क्या देखेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पर्सन का ABG सैंपल ले लेना है और फिर उसमें देखना है पीएच कैसा है, पीएच डिक्रीज है। बाइकार्बोनेट कैसा है, बाइकार्बोनेट भी डिक्रीज है, तो भाई इसको तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है। अब अगर किसी पर्सन की बॉडी के अंदर पीएच कैसा है, नॉर्मल है, लेकिन बाइकार्बोनेट कैसा है, डिक्रीज है, CO2 का लेवल कैसा है, डिक्रीज है। अच्छा, तो पीएच अगर नॉर्मल है दैट मीन्स हमने अभी पढ़ा है कंपनसेशन हो चुका है। तो आपको क्या करना है, ABG रिपोर्ट देखना है, फाइंड आउट करना है कि इस पेशेंट के अंदर जो है यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हैं। उसके हिसाब से आप यहाँ फाइंड आउट कर पाओगे कि पार्शियली कंपनसेटेड है या फिर फुल्ली कंपनसेटेड है या अनकंपनसेटेड है। नेक्स्ट इज सीरम इलेक्ट्रोलाइट। तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या कंडीशन हो रहा था,
यहाँ पे मेन जो कंडीशन था दैट इज हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम का लेवल इंक्रीज था, तो आपको इलेक्ट्रोलाइट चेक करना है। साथ में आप क्लोराइड का लेवल भी चेक कर सकते हो। फर्स्ट लाइन बफर सिस्टम में पढ़ा था हमने, अगर आपको याद हो तो हीमोग्लोबिन मैकेनिज्म के अंदर ये था। हाँ, तो अगर आपको याद हो तो फर्स्ट लाइन बफर सिस्टम में पढ़ा था हमने, जो हमारा हीमोग्लोबिन मैकेनिज्म था उसके अंदर, कि जो बाइकार्बोनेट है इसका लेवल जब कम है तो ये बाइकार्बोनेट जो है वो कहाँ, बफर सिस्टम जब काम करती है तो ये बाइकार्बोनेट को कहाँ भेज देती है, बाहर भेज देती है। बाइकार्बोनेट का लेवल कम है ना, तभी तो एसिडोसिस है। तो बाइकार्बोनेट बाहर आएगा तो क्या होगा, पीएच जो है वो थोड़ा सा एल्कलोसिस जाएगा। तो बाइकार्बोनेट का लेवल जो है, बाइकार्बोनेट जब बाहर की तरफ मूव करेगा, ब्लड में मूव करेगा, तो एक नेगेटिव आयन अगर बाहर आया तो दूसरा नेगेटिव आयन कहाँ जाएगा, सेल के अंदर। तो क्लोराइड जो है वो कहाँ चला जाएगा, सेल के अंदर। तो यहाँ पे क्या कॉज कर सकता है, हाइपोक्लोरीमिया, यानी कि क्लोराइड का लेवल जो है डिक्रीज आपको देखने को मिल सकता है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे कि जब आप पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट चेक कर रहे हो तब आप हाइपरकैलेमिया के साथ साथ में और क्या चेक करोगे, यहाँ पे आप क्लोराइड का लेवल, आपको क्लोराइड का जो लेवल है इसको भी असेस करना है। इसका लेवल आपको क्या मिल सकता है, डिक्रीज मिल सकता है। नेक्स्ट इज ईसीजी मॉनिटरिंग। तो हाइपरकैलेमिया है, हाइपरकैलेमिया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ईसीजी को मॉनिटर करना पड़ेगा ताकि आप कार्डियक डिसरिथमिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को फाइंड आउट कर सको। यूरिन टेस्ट करो, यूरिन का सैंपल कलेक्ट करो। यूरिन कैसा मिलेगा आपको, एसिडिक मिलेगा। फिर आता है सीरम लैक्टेट, सीरम लैक्टेट, कीटोन और क्रिएटिनिन, कि भाई किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किडनी फेलियर का कंडीशन तो नहीं है जिसकी वजह से जो है यहाँ पे आपको क्रिएटिनिन का लेवल एक्सेस देखने को मिल रहा है। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस तो नहीं है, है ना, जिसकी वजह से कीटोन बॉडीज जो है वो ज्यादा देखने को मिल रही है। पर्सन स्टारवेशन में तो नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पे लैक्टेट जो है वो बन रहा है। शॉक में तो नहीं है पेशेंट जिसकी वजह से यहाँ पे लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है, कॉजेस को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, सीरम लैक्टेट, कीटोन और क्रिएटिनिन को चेक करना है। एट द लास्ट ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करो। ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई डायबिटिक का पेशेंट तो नहीं है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का कंडीशन तो नहीं है। तो कॉजेस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये सारा टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। लास्टली क्या है यहाँ पे, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या करना है, तो एसिडोसिस है, एसिडोसिस को आपको न्यूट्रलाइज करना है तो आपको क्या डालना पड़ेगा, बॉडी के अंदर एल्कलाइन कुछ देना पड़ेगा पर्सन को। तो उसके लिए हम क्या देंगे यहाँ पे, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडा बाइकार्बोनेट 12 to 15 मिलीक्यूल पर लीटर जो है आप क्या कर सकते हो, सोडा बाइकार्बोनेट का इंजेक्शन पेशेंट को लगा सकते हो। ये इंजेक्शन लगाओगे तो क्या होगा कि पर्सन की बॉडी के अंदर क्या हुआ कि एसिडिक एनवायरनमेंट है, आपने वहाँ पे एल्कलाइन डाल दिया तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में मिलके न्यूट्रल करेंगे किसको, ब्लड के पीएच को। नेक्स्ट इज अ डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस अगर कंडीशन है पर्सन का, तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के अंदर में पर्सन जो है यहाँ पे सीवियर डिहाइड्रेशन में होता है, सीवियर डिहाइड्रेशन में होता है। तो इमरजेंसी में अगर पेशेंट आपके पास आए तो सबसे पहले आप क्या करना, उसको 0.9% NS लगाना। 0.9% जब आप उसको NS लगाओगे तो उसका पहले तो डिहाइड्रेशन ठीक होगा, उसके बाद में फिर आप क्या करना, वहाँ पे इंसुलिन का इंजेक्शन देना। तो आपको क्या करना है, आईवी फ्लूइड देना है, 0.9% आइसोटोनिक सलाइन जो है वो आप लगा देना पर्सन को। इससे क्या होगा, डिहाइड्रेशन से बच जाएगा पर्सन। उसके बाद में आप क्या करोगे, उसको आईवी इंसुलिन जो है वो स्टार्ट करोगे। लैक्टिक एसिडोसिस का कंडीशन है कि यहाँ पे लैक्टिक एसिड ज्यादा बन रहा है। तो लैक्टिक एसिड कब बनता है, बताया था मैंने आपको कि जब यहाँ पे एनारोबिक मेटाबॉलिज्म हो रहा है। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या होगा, वहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। आपको क्या करवाना पड़ेगा, एरोबिक मेटाबॉलिज्म, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजनेशन। तो अगर आप पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देते हो या उसके शॉक को ट्रीट करते हो कि आपने वैसोप्रेसर एजेंट दे दिया ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव करने के लिए, तो ये हेल्प करेगा किस चीज के लिए, यहाँ पे कि ऑक्सीजनेशन भी बढ़ गया, साथ में ब्लड का सप्लाई भी ज्यादा जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म ना होके एरोबिक मेटाबॉलिज्म यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और फिर यहाँ पे लैक्टिक एसिड की जगह पे क्या बनेगा, पायरुविक एसिड। नेक्स्ट इज अ रीनल फेलियर। पर्सन जो है वो रीनल फेलियर वाला है, पूरा एसिडोसिस हो रखा है, बॉडी के अंदर एसिडिक एक्यूमुलेशन है। तब क्या करना पड़ेगा आपको, सीधा डायलिसिस करो और यहाँ पे जितनी भी एसिड है उसको क्या करो, बाहर रिमूव करो।
डायरिया है तो क्या करोगे, पेशेंट को आईवी फ्लूइड देना है, आपको पर्सन को एंटी डायरियल मेडिसिन देना है, ताकि आप क्या करो कि जो बाइकार्बोनेट का लॉस हो रहा है स्टूल के थ्रू उसको आप प्रिवेंट कर सको, तो एंटी डायरियल ड्रग आपको देना है। इम्प्रूव टिश्यू परफ्यूजन, टिश्यू परफ्यूजन को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आईवी फ्लूइड देना पड़ेगा, एनाफाइलेक्टिक शॉक है, वेसोडाइलेशन है तो फिर आपको इपिनेफ्रिन देना पड़ेगा, है ना। तो ये अकॉर्डिंग टू कॉज आपको मैनेजमेंट करना है। तो टिश्यू परफ्यूजन को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन थेरेपी दोगे, आईवी फ्लूइड दोगे और साथ में वेसोप्रेसर एजेंट ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। और फिर एट द लास्ट जो है आप क्या कर सकते हो, पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन में डाल सकते हो, मैकेनिकल वेंटिलेशन में डालो ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन का डिमांड जो है वो फुलफिल हो सके। नेक्स्ट इज अ सपोर्टिव केयर। सपोर्टिव केयर में आपको क्या करना है, पेशेंट थोड़ा स्टेबल हो जाए उसके बाद भी आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है पेशेंट को, पेशेंट का एबीजी चेक करते रहो, पेशेंट का ईसीजी चेक करते रहो, पेशेंट का वाइटल्स कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहो ना। तो अगर ये सारी चीजें आप करोगे, पर्सन को साइकोलॉजिकल सपोर्ट दो, फैमिली को या पेशेंट को, तो ये सारी चीजें जो है वो हेल्प करती हैं कि यहाँ पे आप प्रॉपरली पेशेंट को क्या कर सको, ट्रीट कर सको। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।